बिहार चुनाव से ठीक पहले इस वक्त राहुल गांधी जिन चर्चाओं में बने हैं वो चर्चाएं हैं। राहुल गांधी का ये आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के वोट से पीएम नहीं बने हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि 2014 का चुनाव होता है, 2019 का चुनाव होता है और फिर 2024 का भी चुनाव होता है, लेकिन ना 2014 के चुनाव में ना 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी को ये बात याद आती है 2024 के चुनाव में। और ख़ास अहम बिहार के चुनाव से ठीक पहले ये बात राहुल गांधी जी को याद आती है। उससे पहले दिल्ली में भी कांग्रेस हारी, केजरीवाल को जनता ने चुना। लेकिन ये आरोप आखिरकार किस तरीके के हैं? सीधा राज्यसभा सांसद हमारे साथ नवीन जैन साहब बातचीत करने के लिए। साहब, 2014 का चुनाव आया, 2019 का आया, फिर 24 का आया, लेकिन 24 के चुनाव में ही राहुल गांधी जी को ऐसा क्या याद आ गया कि वो कह रहे हैं कि साहब आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो वोट चोरी करके पीएम बने हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर विश्वास ही नहीं है। कभी राहुल गांधी जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैंग कर ली गई। और एक बात और मैं उल्लेख करूंगा, राजीव गांधी वहाँ आरोप नहीं लगाते हैं जहाँ इनकी कांग्रेस की सरकारें बन जाती हैं। राहुल गांधी वहाँ आरोप नहीं लगाते हैं जहाँ ये स्वयं जीत जाते हैं। राहुल गांधी वहाँ आरोप नहीं लगाते हैं जहाँ इनकी बहन प्रियंका गांधी जीत जाती हैं। राहुल गांधी वहाँ आरोप नहीं लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें लॉस हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी तो हुआ, 2024 के चुनाव में तो हुआ। और जहाँ ये जीत, और उसके अलावा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ इनकी सरकार कांग्रेस की बन गई, वहाँ आरोप नहीं लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार रही, वहाँ आरोप नहीं लगाएंगे। पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी तो आरोप नहीं लगाएंगे। अनेकों जगहों पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर जीतते हैं तो वहाँ पर ये आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम हैंग कर लिया, कभी वोटों की चोरी कर ली। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको फटकार लगाई। चुनाव आयोग का एक सिस्टम है, चुनाव आयोग को वो कहते, चुनाव आयोग तो चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को पुनरीक्षण का काम करते हैं। जो लोग मर गए भाई वोट कटेंगे उनके, जो लोग छोड़ कर चले गए उनके वोट कटेंगे, जो लोग इस भारत वर्ष के नागरिक नहीं है, गलती से वोट उनका आ गया, उनका वोट कटेगा। क्या आपत्ति हो रही है इनको? क्या राहुल कांग्रेस ये बताएं मुझे, क्या वो ऐसा वोट की मतदाता सूची चाह रहे हैं जो भारत में चोरी छुपके आ गए, कांग्रेस की सरकारों की कृपा पे आ गए, ममता की कृपा से वहाँ पश्चिम बंगाल में आ गए और उनको राशन कार्ड बन गया। राशन कार्ड के बाद उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड के माध्यम से उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम कर लिया। तो अगर कोई चैलेंज कर रहा है कि ये जो है घुसपैठिए हैं तो उनका वोटर लिस्ट में क्यों नहीं नाम कटेगा? और भाई अगर वो घुसपैठिए नहीं है तो भाई उनके पिताजी का वोटर लिस्ट में, भारत की किसी वोटर लिस्ट में नाम होगा, आपके दादाजी का नाम होगा, तो आप उसे प्रमाणित कर दीजिए ना। कौन वोट काट रहा है आपको? तो आप कुल मिला के जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, जहाँ आपकी सरकारें बन गई वहाँ नहीं बोलेंगे, जहाँ आपकी बहन जी जीत जाती है चुनाव लोकसभा का तब नहीं बोलेंगे, आप स्वयं जीत जाएंगे तब नहीं बोलेंगे। हमारी जो है 29 सीटें कम हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर, 62 में से हमारी 29 सीटें कम हुई हैं साहब 24 के चुनाव में। तब आप नहीं बोले, तब नहीं बोले क्योंकि भाजपा हार रही है तो इनको शगुन मिलता है। बाकी अगर मैं ये कहूँ कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं बिना कोई तैयारी के बोलते हैं, बिना प्रूफ के बोलते हैं। अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है कि आपने जो आरोप चुनाव आयोग को लगाए हैं आप उनको एफिडेविट दीजिए, और एफिडेविट भी नहीं दे रहे हैं। आप धमका रहे हैं चुनाव आयोग को, आने दो मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे, आने दो हम लोगों की सरकार को, हम एक एक को देख लेंगे। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? जी, गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। आप बताइए, यहाँ पर राज्यसभा में लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, एसआईआर का नाम लेकर वापस लो, एसआईआर वापस लो। भैया, चुनाव आयोग संवैधानिक बॉडी है, उसे निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार देश की जनता ने दिया है। और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के अधीन नहीं है,
भाई उनके काम में क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है? एसआईआर के माध्यम से जांच होने दो। मेरा एक बड़ा सवाल आपसे ये है, मैं एक बड़े कुछ लोगों के नाम लेता हूँ। अखिलेश यादव जी चुनाव जीते, डिम्पल जी कन्नौज से चुनाव जीती, राहुल गांधी वो भी जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो एज ए सांसद विरोध कर रहे हैं, उनकी बहन वो भी चुनाव जीती। अमेठी से आपकी एक बड़ी केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी, वो चुनाव हार गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता थे संजीव बालियान, वो चुनाव हार गए। यदि ये चुनाव वोट चोरी की व्यवस्था हो रही है तो स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं, संजीव बालियान चुनाव हार जाते हैं, आपकी अयोध्या वाली सीट बीजेपी हार जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पर मेरा ये कहना है कि चुनाव भारत के अंदर चुनाव की पद्धति को लेकर पूरा विश्व में प्रशंसा होती है, उसकी तारीफ की जाती है। और भारत के बाहर जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इंडिया की जो चुनावी पद्धति है उसको देखने के लिए आते हैं। हमारी जो भी भारत के अच्छे काम हैं उनमें कांग्रेस को कमी निकालना, राहुल जी को कमी निकालना, उन पर शक करना, ये उनके आदत में है। उन पे और कुछ बनता ही नहीं है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे कई केंद्रीय मंत्री चुनाव 2024 में हारे हैं। हम अयोध्या, हमारी सीट हम हार गए, प्राणों से प्यारी हमारी अयोध्या सीट थी, वहाँ हम हार गए, मैं सपा जीत गई। हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, स्मृति ईरानी तक हार गई। तो अगर हमने कोई वोटों की चोरी तो इन लोगों ने करी है, हम आरोप लगा रहे हैं इन लोगों ने वोटों की चोरी की होगी, तभी तो ये जीत गए। तो ये कहीं ईवीएम पे, कहीं वोटों की चोरी, कहीं मतदाता सूचियों में हेरा फेरी, ये इनका काम है। मैं सबके सामने खुला चैलेंज है मेरा, चुनाव से पहले भारत सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा बड़े बड़े समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकलती है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम चल रहा है। जो उनका वोट चैलेंज करना चाहते हैं, हटवाना चाहते हैं, वो चैलेंज करें। जो उनका वोट नहीं है, बढ़वाना चाहते हैं, बढ़वाने का काम करें। तो उस वक्त पे आप कहाँ चले गए? चुनाव से पहले आप हल्ला नहीं मचाएंगे, चुनाव होता है तो तुरंत हारने के बाद आप हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आपने हरियाणा में भी किया। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं रहे, जनहित के कोई मुद्दे नहीं हैं। जो जनहितकारी मुद्दे हैं वो उठाएं, वो जिससे कि भारतवर्ष की जनता को उसको लाभ मिल सके। चुनाव आयोग को कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी से डरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गोदी में चुनाव आयोग बैठा है। इधर बिहार का चुनाव आते ही ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए, एनडीए वाली जो बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनकी गोदी में चुनाव आयोग बैठा है और चुनाव आयोग गोदी में बैठकर काम कर रहा है। देखिए, ये निराधार आरोप कांग्रेस के द्वारा समय समय पर लगाए जाते हैं। चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट पे भी आप आरोप लगाने लगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे आप आरोप लगा सकते हैं। आप जो है आईबी पे आरोप लगाते हैं, आप सीबीआई पे आरोप लगाते हैं। भारतवर्ष की जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं, आप सेना के ऊपर भी शक पैदा करते हैं। तो ऐसा कोई भारतवर्ष की एजेंसी जो देश को चलाने वाली एजेंसी है, मैं हर एजेंसी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया, राहुल जी ने आरोप लगाते हैं। अब इनका जो इनके पक्षी कोई चीज़ें हो जाती हैं तब तो ये आरोप नहीं लगाएंगे। इनके पक्षी कोई बात नहीं होती तो ये आरोप लगा के अपनी खींच को मिटाने का काम करते हैं। जो राजनीतिक पार्टी के विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, नेता है विपक्ष के, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और जनता में अपनी साख बनाने के लिए ये अनर्गल आरोप लगाते हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, कभी भी मोदी जी किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनका एक ही सपना है, इस देश का गरीब किसान का कल्याण हो, दलितों का कल्याण हो, पिछड़ों का कल्याण हो, भुखमरी इस देश से समाप्त हो, गरीबी इस देश से समाप्त हो। उनका तो पूरा समय इसी में जाता है। और कांग्रेस के समय पे, नेहरू जी के समय पे जो भूल हुई हैं, गलतियां हुई हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का सारा समय उन गलतियों को भी ठीक करने में लगातार जा रहा है। और इनके पास कोई काम नहीं है। इनके पास पार्लियामेंट में भी आते हैं, बिना तैयारी के आते हैं, केवल हू हल्ला करना, शोर शराबा करना, मुर्दाबाद करना और बाहर बहिष्कार कर देना और
मकर द्वार पर आकर और मीडिया को बाइट देकर सरकार को आलोचना करके और अपने घर पर जाके आराम करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। जभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने कहा, विपक्ष को, खड़गे साहब को कहा कि खड़गे साहब आपके पास तो अब विपक्ष का जो जिम्मेदारी है वो विपक्ष की जिम्मेदारी आपको निभाना नहीं आ रही है। हम विपक्ष में रहे हैं, अलग से मुझसे मिल लेना और मैं बताऊंगा आपको कि विपक्ष कैसे काम करता है। तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग ही उनको ये राय देने हैं, भाई आप विपक्ष की जिम्मेदारी तो निभाइए, विपक्ष के कामों को आप करिए, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कहा कि आइए आप मेरे पास, मैं आपको सुझाव देने के लिए तैयार हूं कि विपक्ष को और कैसे काम करना है जिससे उनके भी वोट बढ़े और हमारी भारत की जनता का उसका लाभ हो। लेकिन ना कोई अपना लगे हुए हैं, कोई सोच नहीं है, कोई बिना विजन के विपक्ष की भूमिका कांग्रेस कर रही है। क्या लगता है 2025 का ये जो बिहार का चुनाव है, जिसमें अब राहुल गांधी जी ने लालू जी के बेटे का साथ लिया है और दोनों एक वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि 2022 में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए थे और उन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी वाला एक चलाया था कि भाई 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में कमाल कर देगी। हालांकि 2022 का चुनाव फिर से आप जीते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने। अब जो बिहार का चुनाव है उसको कैसे देखते हैं, तेजस्वी और राहुल गांधी एक साथ? देखो, बिहार में लालू यादव की सरकार को देखा है और लंबे समय तक बिहार की जनता ने लालू की सरकार को देखा है। किस प्रकार के घोटाले नहीं हुए, सब प्रकार के घोटाले, टीचर भर्ती में घोटाले, पुलिस की भर्ती में घोटाले, चारा घोटाला, मतलब पशुओं का जो चारा आ रहा है उसमें घोटाला, मतलब तमाम तरह के हर एक महीने में एक घोटाले के आरोप इनको लालू यादव जी की सरकार पे लगते थे। वो सरकार ने देखा है। अपराधियों का तो राम राज्य था, वहाँ पर अपराधियों का ही राज्य चल रहा था। कहीं पर बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। व्यापारियों को अपना व्यापार करना है तो उन्हें महीनेदारी देनी पड़ेगी। सर्विस क्लास के लोगों को अगर कोई काम करना है तो गली मोहल्ले के लोगों को पैसा देना पड़ रहा था। ऐसा कोई काम बिना पैसे के, बिना रिश्वत के नहीं होता था जो लालू की सरकार में होता था। वहाँ की जनता ने समझा है, उनकी सरकार से त्राहिमाम हुआ जब भी नीतीश की और भाजपा की सरकार मिलके वहाँ बनी है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज लोग कांप रहे हैं। राहुल और इनका लालू प्रसाद यादव की जो टीम है, तेजस्वी, ये दोनों मिलके अगर कहीं इनकी सरकार बिहार में आ गई तो बिहार काले अध्याय की शुरुआत बिहार में हो जाएगी। अपराध बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गुंडागर्दी बढ़ेगा, अपहरण बढ़ेंगे। ये सोचकर बिहार की जनता अभी से कांप रही है, डर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे हैं, मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नाम पर और मोदी जी पर की गारंटी पर बिहार की जनता फिर वोट देगी और वहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल ये है, क्या लगता है आपको जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और राहुल गांधी जी से भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी आप अपना एफिडेविट दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि साहब एफिडेविट क्या है, मेरे हाथ में संविधान है और संविधान की कसम मैंने संसद में खाई है, तो मुझसे जो एफिडेविट मांगा जा रहा है उस एफिडेविट को मैं क्यों दूँ? मैंने संसद में अपना एफिडेविट पूरी जनता के सामने संसद में दिया है। देखिए, ये संवैधानिक बाध्यता है कि आरोप लगाना, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप को प्रूव करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले व्यक्ति की होती है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है। अगर आप आरोप एक बड़ी संस्था पे लगा रहे हैं, चलती फुटते व्यक्ति पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने उस आरोप को स्वीकार किया है और आयोग ने कहा कि भाई अगर आपको अपने आरोपों पे इतना भरोसा है तो आप एफिडेविट दे दीजिए। एफिडेविट का मतलब है अगर आपके आरोप गलत सिद्ध पाए गए तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? यानी कि अगर आपके आरोप सही हैं तो आपको एफिडेविट देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप एफिडेविट नहीं दे रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपके आरोप गलत हैं, आप डर की वजह से एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। आप लगभग 40 से 45 वर्षों से राजनीति करते हैं और वो समय भी आपने देखा है जब बीजेपी शून्य पर हुआ करती थी, कहीं कोई सीट आ गई तो आ गई। लेकिन 2014 के बाद और 2014 से पहले आप क्या समझते हैं? जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं उससे पहले भी सरकार आपने देखी है और उसके बाद की भी आप सरकार देख रहे हैं, क्या फ़र्क आपको? देखिए, इसको मैं 3 खंडों में विभाजित कर रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 को हुई थी। 1980 से लेकर और 90 तक का जो कार्यखंड था वो बहुत ही ख़राब था। हमें हर प्रकार की गरीबी थी। हमारे ना विधायक होते थे, ना सांसद होते थे, ना सरकारें होती थी, न बीडीसी मेंबर होते थे, न जिला पंचायत के मेंबर होते थे, हमारे ना मेयर होते थे, न जिला पंचायत के अध्यक्ष होते थे। उस विपरीत परिस्थितियों में 80 से 90 का जो दशक था उसमें हमने काम किया। 90 के बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ। उसके बाद से हम लोगों का पार्टी का जनाधार बढ़ा, जनता ने आशीर्वाद दिया, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। 90 के बाद लगातार 2003 तक का समय था। हमारी केंद्र में भी इस समय सरकार बन गई, हमने ठीक समय भी देखा। और 2003 के बाद से 2013 तक का फिर जो कार्यकाल समय रहा वो भारतीय जनता पार्टी का डाउन वाला समय रहा। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार घोषित किए, इस देश के लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया। मोदी जी के घोषित होने के बाद पूरे देश के अंदर हर्ष की लहर दौड़ी। लोगों ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के हाथ में ये देश मजबूत बनेगा, क्योंकि उस तरफ चारों तरफ हर प्रकार की समस्या थी। जगह जगह आतंकवादी घटनाएं हो रही थी। कश्मीर में नहीं, पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं थी साहब, हर राज्य में थी। हर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहाँ पर आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही थी। लोग वह त्रस्त हो गए थे, भूखमरी थी, भूख से मर रहे थे लोग, परेशान थे। गरीबी की रेखा की और निरंतर लोग नीचे डाउन जा रहे थे। कोई सुनने वाला नहीं था, केंद्र पे विश्वास नहीं था, प्रदेशों पे विश्वास नहीं था। तो उस समय पे एक मोदी जी का चेहरा निकल के आया और जनता को लगा कि ये शख्स ये देश को कल्याणकारी कार्यों को करेंगे, गरीबों का उत्थान करेंगे, पिछड़ों का उत्थान करेंगे, दलितों को ऊपर उठाने का काम करेंगे। तो ये सब काम पे विश्वास करके मोदी जी को पूरा बहुमत की सरकार, पहली बार भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार का जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा उसमें मिली। और उसके बाद लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर सभी वर्गों का उत्थान हो रहा है, सभी जाति धर्म के लोगों का उत्थान हो रहा है। मोदी जी जो अगर मान लीजिए 80 करोड़ लोगों का मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो है अल्पसंख्यक है या ये बहुसंख्यक है, ये दलित है या पिछड़ा है। जो गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, उन सभी लोगों को मोदी जी उनको निःशुल्क भोजन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुफ्त में मकान देने का काम मोदी जी ने नहीं देखा कि जो मुसलमान है या हिंदू है या दलित है या पिछड़ा है, जो गरीब है, जिसके ऊपर रहने की छत नहीं है, मोदी जी ने उनको लगभग 3 करोड़ मकान देने का काम किया। आप देखिए 7 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। मोदी जी ने निःशुल्क गैस के चूल्हे बांटने का काम किया। मोदी जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक साल में अगर आप बीमार हैं तो 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज भारत की सरकार ने गारंटी ली, मोदी जी ने गारंटी ली। गरीब लोगों अपने पत्नी अपने पति का इलाज कराने के लिए जो उनकी जो निशानी होती थी, विवाह की निशानियाँ होती थी, वो बेचकर इलाज कराने का काम कर रहे थे। लेकिन आज मोदी जी ने उनकी सबकी गारंटी ली कि आपका भाई आप मौजूद है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपने गरीब भाइयों की। अगर वो बीमार होंगे तो उनको इलाज कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। और उस दिशा में काम किया, लाभ ले रहे हैं लोग। कितने बहुत सारे जन कल्याणकारी काम हुए हैं। अरे कांग्रेस ने अगर ये सब काम किए होते तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। आज उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, जब भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में है। और निरंतर उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और 2047 तक का जो लक्ष्य है, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित भारत का लक्ष्य, जहाँ कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो, हर व्यक्ति के पास अपनी कार हो, सुख सुविधाओं से संपन्न हो, वो लक्ष्य निर्धारित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 74 वर्ष पार करके हैं और 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी की आयु कितनी होगी? 97 वर्ष होगी। तो मैं 97 गारंटी ले रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता 2047 तक देखना चाहती है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
97 के ही तो होंगे, जी। कौन सी ज़्यादा उम्र है। आज मोदी जी के साथ में कोई नौजवान चल के दिखा दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ मोदी जी आगे निकल जाएंगे, नौजवान पीछे हो जाएगा। कितना मतलब आज के समय में ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा इसलिए कि देश की जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को है, और मोदी जी अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं इसलिए कि मुझे 2047 से देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। उस दिशा में मोदी जी निरंतर मेहनत कर रहे हैं।